आप सभी को राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील। स्टार IQ परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज है 13 सितंबर और 13 सितंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ेंगे। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार IQ PDF को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। प्यारे बच्चों, आज हो सकता है आपको वीडियो की क्वालिटी में थोड़ा सा अप एंड डाउन का फेज देखने को मिले रोज के मुकाबले, क्योंकि आज मेरा लैपटॉप का चार्जर है वो खराब हो चुका है। तो आप लोगों की कंटिन्यूटी ना टूटे उस वजह से मैं मोबाइल से ही इस वीडियो को बना पा रहा हूं। तो प्लीज इस चीज को मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। बस आपको पढ़ना है तो प्लीज क्वेश्चंस को समझिएगा ध्यान से और चीजों को, डेटा को समझने की कोशिश कीजिएगा। जल्द ही प्रॉब्लम रिजॉल्व करके मैं उसी फेज में दोबारा एंटर कर जाऊंगा। कल मैंने आपसे जो सवाल पूछा था उसका सही जवाब क्या है? हरियाणा का सबसे पहला रिहायशी सेक्टर कौन सा बना था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बहादुरगढ़ सेक्टर 6। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमें? हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खान एवं भू विज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड्स के कितने पदों पर पूर्व सैनिकों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है? माइनिंग गार्ड्स का मतलब क्या होता है आपका? देखो, माइनिंग गार्ड्स आपके जैसे कि कोल खदान वगैरह होती है जहां से जो गार्ड्स रहते हैं जो कि देख रेख करते हैं, निरीक्षण करते हैं। तो वहां पे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खान और भू विज्ञान विभाग में, ठीक है, खान और भू विज्ञान विभाग में माइनिंग गार्ड्स जो है उनको 111 पदों को या 111 सैनिकों को जो पूर्व सैनिक रह चुके हैं उनको एज ए गार्ड के रूप में जो है नियुक्त करने का फैसला किया है, निर्णय किया है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा यहाँ पे। अच्छा सर, इससे होगा क्या? देखो, इन 111 को ही आउटसोर्सिंग पॉलिसी के तहत लिया जाएगा। इनसे सबसे बड़ा बेनिफिट ये होने वाला है कि आए दिन ये होता है कि अवैध खनन होता है, गोरख धंधे देखने को मिलते हैं, लोग कालाबाजारी करते ही रहते हैं, ठीक है। वे मान लेते हैं कि एक दिन में 5 ही ट्रक जाने चाहिए लेकिन जा रहे हैं 15 ट्रक, ठीक है। जैसे क्या है कि ओवरलोडिंग होती रहती है या बिना किसी परमिशन के भी खनन हो रहा है। तो इन सभी को रोकने के लिए 111 पूर्व सैनिकों को माइनिंग गार्ड बनाकर फील्ड में उतारने का फैसला किया है। यह घोषणा की किसने है? हरियाणा के खनन मंत्री जिनका नाम है मूलचंद शर्मा, उन्होंने इसकी घोषणा की है। अच्छा, मूलचंद शर्मा केवल खनन मंत्री भी नहीं है, इनके पास में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट भी है, परिवहन मंत्रालय भी है, माइंस डिपार्टमेंट भी है, स्किल और डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट भी है और इनके पास में चुनाव विभाग भी है, इलेक्शन डिपार्टमेंट भी है। ये बल्लभगढ़ हरियाणा से जीते हुए हैं, आपको फोटो में दिखाई दे ही रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। और अच्छा, मुख्यमंत्री का भी तो जिक्र हुआ था ना, तो मुख्यमंत्री के पास में ये वाले डिपार्टमेंट है, यकीनन आप जानते ही होंगे, जैसे टाउन एंड कंट्री प्लानिंग हुआ, पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट हुआ, इरिगेशन डिपार्टमेंट, इंफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसके अलावा इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट हुआ, पब्लिक रिलेशन, हाउसिंग, प्लानिंग, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, एनवायरमेंट हुआ, आर्किटेक्चर हुआ, जर्नल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, CID डिपार्टमेंट, पर्सनल ट्रेनिंग, राजभवन और बाकी बच गए वो डिपार्टमेंट भी इन्हीं के ही पास में है। हरियाणा के किस जिले की जेल में आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का फैसला किया गया है? जेल में आयुर्वेदिक औषधालय ये खोलने का जो है फैसला लिया है यमुनानगर के अंदर। जेल के अंदर आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का फैसला यमुनानगर के अंदर लिया गया है। डी ऑप्शन सही है, बहुत अच्छी बात है। इसके लिए 5 पद भी जो है वो नियुक्त हुए हैं, जैसे एक आयुर्वेदिक चिकित्सक अधिकारी नियुक्त करेंगे, एक फार्मासिस्ट आयुर्वेदिक अधिकारी, एक बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला होगी और एक पद जो है पार्ट टाइम वाटर कैरियर, स्वीपर वगैरह जो है इनके लिए पद जो है वो शामिल किए गए हैं। और इसके लिए हर साल 35.56 लाख रुपए से भी अधिक खर्च आने की संभावना है इन पदों के लिए, ठीक है। आयुर्वेदिक औषधालय खोलने का सीधा सा जो कारण है वो ये है कि जो जेल के अंदर रह रहे हैं जितने भी लोग हैं, अब ऐसा तो है नहीं कि जेल में जो रहते हैं तो वो बीमार ना हो, ठीक है, बीमारी तो उनको भी आ ही सकती है। तो उनकी बीमारी को ट्रीट करने के लिए, उनको ठीक करने के लिए, या यूं कहिएगा उनके स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं प्रदान करने के लिए ये ऐसा किया गया है, ठीक है। तो इतनी बात आपको याद रखनी है। अच्छा, एक क्वेश्चन और भी आपको इंपॉर्टेंट याद होगा, थोड़ा टाइम पहले मैंने पढ़ाया था कि हरियाणा के अंदर जेल जो है उसको कारावास से बदल के उसका नाम सुधार गृह रखा जाएगा। और दूसरी बात यह है कि वहां पे स्लोगन लिखे जाएंगे अच्छे अच्छे, स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पे जो है वो जेलों के नाम रखे जाएंगे धीरे धीरे। और स्लोगन ऐसे रहेंगे कि अच्छे बनो, घर जाओ। ये आपको याद होगा, मैंने लास्ट मंथ के करंट अफेयर पढ़ाए थे तब आपको मैंने शेयर की थी ये बात।
यमुनानगर की स्थापना कब हुई है? 1 नवंबर 1989 को हुई है। क्षेत्रफल 1768 वर्ग किलोमीटर है। यमुनानगर का पुराना नाम अब्दुल्लापुर है, जो कि गुजरों का गढ़ कहलाता है। रेलवे स्टेशन का नाम यमुनानगर जगाधरी है। और यह शहर जो है प्लाईवुड इकाइयों के क्लस्टर के लिए जाना जाता है। लकड़ी उद्योग के लिए बहुत फेमस है, टिम्बर इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। और बाकी यहाँ पे काठगढ़ है, सिखों की पहली राजधानी, लोहगढ़ है, बंदा बहादुर सिंह गुरुद्वारा, ये सारे के सारे जो है आदि बद्री वगैरह, ये काफ़ी प्रमुख स्थल है यहाँ के। एक ताजे वाला हेड भी है यहाँ पे, हथेनीकुंड बैराज, ये भी आप याद कर सकते हो। यमुनानगर का एक गांव है मुस्तफाबाद, जिसका नाम बदल के सरस्वती नगर कर दिया गया है, ये भी बात आप याद कर सकते हो साथ के साथ। हरियाणा के किस जिले में कूड़ा कचरा उठाने के लिए 7 ई रिक्शा नियुक्त किए गए हैं? 7 ई रिक्शा नियुक्त किए गए हैं हरियाणा के अंदर, चरखी दादरी के अंदर। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, ये कूड़ा करकट वाले जो है आपके 7 ई रिक्शा आने वाले टाइम में, जैसे 2020 की स्वच्छता रैंकिंग की बात की जाए तो उसमें हरियाणा का करनाल जो है वो 17वें नंबर पे रहा था, 17th पोजीशन पे रहा था। लेकिन हरियाणा का ये लक्ष्य है कि कैसे भी करके पहले स्थान पे हम लोग पहुंच जाएं। तो इसीलिए जो है कचरे को ही मैनेज करना ही आपका साफ सफाई में नंबर 1 आएगा। इंदौर शहर जो है वो इसलिए नंबर 1 है, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे मिट्टी देखने को नहीं मिलती, लेकिन जो ये गीला कचरा है या आपका प्लास्टिक वगैरह का कचरा जो भी है, इसको मैनेज करने में वो नंबर 1 है भारत में, और लगातार 4 बार उससे वो नंबर 1 है। और इसी वजह से जो है हरियाणा का चरखी दादरी में 7 ई रिक्शा नियुक्त किए गए हैं, ताकि जो है कचरे को जो है मैनेज किया जा सके। के अलावा ट्री गार्ड भी लगाए जाएंगे, ठीक है। बेसहारा पशु है उनको भी कंट्रोल किया जाएगा, उनके लिए एक अलग से गौशाला वगैरह बनाई जाएगी, जहाँ पे मिट्टी वगैरह गंदगी वगैरह पड़ी है, जो या यूँ कहिएगा खाली जगह पड़ी है, गड्ढे वगैरह, वहाँ पे मिट्टी डलवा के समतल भूमि करवाई जाएगी। मतलब शहरों को सुधारा जाएगा इसके माध्यम से। अब बात हो रही है चरखी दादरी की। देखो, चरखी राजा बिल्हान सिंह फोगाट द्वारा स्थापित हुआ है ये, और चरखी दादरी गैर ब्रांडेड माल की खरीदारी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपलब्धता के रूप में जाना जाता है। दादरी के पास में कपूर की पहाड़ी है, एक दर्शनीय स्थल है, वहाँ पे भगवान शिव का मंदिर भी है और एक आश्रम भी बना हुआ है। लोक कथाओं के अनुसार माने तो दादरी में एक बड़ी झील थी जिसका नाम दादर था, और इसी की वजह से इसका नाम दादरी पड़ गया। और एक और किस्से के अनुसार बात करें तो एक झील थी जिसमें मेंढक थे, जिसको संस्कृत में दादुर कहा जाता है, इस वजह से इसका नाम दादरी पड़ गया। और पूर्वज ये बताते हैं जहाँ दादुर मेंढक होने के कारण शहर का नाम दादर या दादरी रखा गया है। तो ये अलग अलग कथाओं के अकॉर्डिंग है, आपको हो सकता है कोई भी सवाल पूछ ले। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि चरखी दादरी और रोहतक 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती है। हाल ही में कोरोना काल में खुलने वाले हरियाणा के किस जिले के सरकारी स्कूल पर फिल्म बनाने का फैसला लिया है? मैंने आपको बताया था करनाल जिले के 2 स्कूल हैं जहां पे जो है कोरोना काल के बाद सबसे पहले वही ओपन होंगे। करनाल जिले के निगदू कस्बे के राजकीय स्कूल पर फिल्म बनाई जाएगी। फिल्म का मतलब क्या है कि कैसे स्कूल में बच्चे गए हैं, कैसे आए हैं, क्या उनके दिन की जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी रही है, दिनचर्या क्या रही है, मतलब इस लॉकडाउन के बाद किस टाइप की सिचुएशन में जो है वो रह रहे हैं बच्चे पहले के बाद में। जैसे अब कोरोना टाइम का थोड़ा मास्क लगाना, कैसे बैठना, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह, इन सभी पे जो है फिल्म बनाई जाएगी, उसे एजुकेट के माध्यम से जो है बच्चों को दिखाया जाएगा। 10वीं और 12वीं के ही विद्यार्थी ही केवल आएंगे, मतलब 10वीं 11वीं 12वीं इन 3 क्लासों के ही स्टूडेंट आएंगे केवल यहाँ पे। करनाल की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई है। क्षेत्रफल 2520 वर्ग किलोमीटर है। अगर बात करें दंत कथाओं की तो करनाल को जो है महाराजा या जो रहे थे जिनका नाम राजा कर्ण कहलाते हैं, ठीक है, महाभारत के एक पार्ट हैं ये। करनाल शहर की सड़कें अधिकांश पक्की है परंतु टेढ़ी मेढ़ी और संकरी है। यह देश का जो है यहाँ पे कपड़ा बनता है, देसी कपड़ा बनता है यहाँ पे। और एक बात और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे लिबर्टी जूतों के उद्योग के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस के रूप में ये जाना जाता है। कलंदर शाह का गुबंद यहाँ पे फेमस है, इसका निर्माण दिल्ली के शासक गयासुद्दीन ने करवाया था, ठीक है। और यह गुबंद बो अली कलंदर शाह को समर्पित है। ये सारी बातें आपको इंपॉर्टेंट तरीके से याद कर लेनी है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने किस योजना के तहत कोविड-19 मरीजों का इलाज फ्री में करवाने का फैसला किया है?
आप सभी को पता है भारत में 5 लाख तक के इलाज जो है आयुष्मान भारत योजना के तहत जो है फ्री में हो रहे हैं। तो अब उनको कोविड-19 पेशेंट के साथ जो है वो भी उनको भी अप्लाई कर दिया जाएगा इस योजना के तहत। मतलब क्या है कि बाकी बीमारियों में तो होता ही है, लेकिन जिसको भी अब कोविड-19 होगा तो वो भी इस योजना के तहत लाभ पा सकता है और 5 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो फ्री में करवा सकता है। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस योजना को शुरू किया है। इस योजना में यूं कहिएगा आप लोग एंट्री की है कोरोना वाले पेशेंट की, और तकरीबन 1.44 लाख लोगों का उपचार पर 169.4 करोड़ रुपए खर्च जो है वो किए जाएंगे इस योजना के तहत, ठीक है। और 22.49 लाख से अधिक लोगों के आयुष्मान भारत के गोल्डन कार्ड बनाए गए हैं जिनको आधार से लिंक किया जा चुका है। और इसके लिए हरियाणा को देश में सबसे पहले बिलों की अदायगी करने वाले प्रदेश के तौर पे अवार्ड भी दिया गया है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपको याद करना है। डेंगू मरीजों को सिंगल डोनर प्लेटलेट्स देने वाले हरियाणा जो है उत्तरी क्षेत्र का कौन सा राज्य बन गया है? ये उत्तरी क्षेत्र का, देखो डेंगू मरीजों की बात की जाए ना तो आपने देखा होगा शायद 2017 की बात है मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, तब डेंगू का एक क्रॉप बहुत ज़्यादा प्रकोप फैल गया था। और उस टाइम पे ये था कि काफ़ी सारे लोगों पे डेंगू हो गया था और लोग यही सुनने में आ रहे थे कि प्लेटलेट्स कम होगी। गाँव में बेचारे कह रहे थे कि प्लेटें कम होगी, बोलना तो आता नहीं था, खैर बेचारों को कोई बात नहीं, पर प्लेटें कम होगी, प्लेटें कम होगी, आपने ये बात सुनी भी होगी। खैर, तो प्लेटलेट्स कम होने का मतलब क्या था कि डेंगू हो जाना, हड्डी तोड़ बुखार कहते हैं इसे हम लोग, ठीक है। और बात करता हूं मादा एडीज मच्छर की वजह से फैलता है, एनोफिलीज से मलेरिया फैलता है, एडीज से डेंगू फैलता है। तो इसमें क्या हुआ है कि बहुत तेज सर दर्द होता है, हड्डी मतलब जोड़ों में दर्द होता है, और इसके लिए अगर कोई प्लेटलेट्स डोनेट कर दे, प्लेटलेट्स पूरी हो जाए, तो समझ लीजिएगा जो है डेंगू का पेशेंट है वो ठीक हो जाएगा। वैसे मैं आपको बता देता हूं कि हरियाणा जो है काफ़ी अच्छा सुधार कर रहा है। 2017 के बाद में ये मामले ना के बराबर ही हो गए हैं और डेंगू के लिए जो है प्लेटलेट्स डोनेट करने में हरियाणा जो है पहले ही स्थान पे है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा ठीक है। सरकारी अस्पतालों में इससे पहले 8500 रुपये पर यूनिट के हिसाब से फीस ली जा रही थी, ठीक है, लेकिन अब जो है ये सिंगल डोनर प्लेटलेट्स जो है बिल्कुल फ्री में दिए जाने लग चुका है। और डेंगू मरीजों को सिंगल डोनर प्लेटलेट्स देने के लिए उत्तरी भारत में हमारा पहला राज्य या पहले नाम पे ही है हम लोग। अब देखिए 2017 के बाद में मैं कह रहा हूँ कमी आई है, तब तक अब जो देखा जाए तो केवल 33 ही मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में ही 20 और भिवानी के अंदर 10 मिले हैं। उसके अलावा तो आप समझो इनके अंदर तो ना के बराबर ही है। बाकी गुरुग्राम, पंचकुला, करनाल, रोहतक, सोनीपत, इनके अंदर जो है प्लेटलेट्स एरिफिकेशन जो है एक मशीन लगाई गई है, इस मशीन का पूरा नाम है प्लेटलेट्स एरिफिसिस मशीन, ठीक है। और ये मशीन जो है यहाँ पे डेंगू प्रशिक्षण प्रयोगशाला है जिसमें जो है डेंगू को चेक करके और फिर प्लेटलेट्स जो है डोनेट कर प्लेटलेट्स अलग से करके, मतलब जैसे हमारे ब्लड के अंदर प्लेटलेट्स होते हैं ना, उनको एक ट्रांसफ्यूज अलग से किया जाएगा और फिर जिस भी पेशेंट को डेंगू है उसकी बॉडी में ट्रांसफ्यूज किया जाएगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। और ये मशीन आपको दिखा देता हूँ मैं, ये वाली है प्लेटलेट्स एरिफिसिस मशीन। केंद्र सरकार को अनुमोदन के लिए खेती से जुड़ी 3900 करोड़ की योजनाएं भेजने वाला हरियाणा देश का कौन सा राज्य बन गया है? ये हरियाणा राज्य बना है भाई पहला। इसका मतलब क्या है सर? देखो केंद्र सरकार की जो है 1 लाख करोड़ की टोटल परियोजनाएं हैं जो कि आत्मनिर्भर अभियान के तहत की परियोजनाएं हैं, जिसमें कृषि विकास करना जो है एक मुख्य उद्देश्य है या लक्ष्य है, जिसमें से 3900 करोड़ की परियोजनाएं जो है हरियाणा ने अपने नाम कर ली है। और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला राज्य बन गया इतने रुपए की, मतलब टोटल तो 1 लाख करोड़ की, उसमें से 3900 करोड़ तो आपा नहीं ले लिए अब। और ये भी लक्ष्य है कि आने वाले टाइम में 6000 करोड़ रुपए की परियोजना है वो हरियाणा को मिले। टोटल वैसे 3950 करोड़ रुपए की योजना है, जिसमें से हैफेड को 352 करोड़, हरियाणा जो भंडागार होते हैं उनको 315 करोड़ रुपए, शुगर फीड को 72 करोड़, बागवानी को 1617 करोड़, हरियाणा राज्य विपणन बोर्ड को 112, हरियाणा डेयरी विकास को 87 करोड़, हरको बैंक को 1400 करोड़। अगर आपसे पूछा जाए कि आत्मनिर्भर अभियान के तहत सबसे ज़्यादा पैसा किस में लगाया जा रहा है तो बागवानी में लगाया जा रहा है, हरियाणा को बागवानी की तरफ ले जाने के लिए, ठीक है। और ये घोषणा किसने की है? हमारे हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने, जो कि जीते हुए हैं लोहारू से। इनके पास में एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज और लॉ डिपार्टमेंट है। हाल ही में हरियाणा सरकार ने कृषि अध्यादेशों पर कितने सांसदों की कमेटी बनाई है?
देखो अभी थोड़े दिन पहले आप लोगों ने पीपली वाला मामला सुना होगा, उसके बाद ही जो है सरकार की आंख खुली है और एक तीन सांसदों की एक कमेटी बनाई है, जिसमें से कुरुक्षेत्र के जो सांसद हैं, ठीक है, जिनका नाम है कुरुक्षेत्र सांसद नायब सिंह सैनी है, और हिसार के सांसद ब्रिजेंद्र हैं, और भिवानी के सांसद धर्मवीर सिंह है। इनकी एक कमेटी बनी है जो कि किसानों के जितने भी अध्यादेश है उनके बारे में विस्तार से बात करेगी, और कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है 15 सितंबर से पहले ही सौंप देगी। ये मामला आप लोगों ने खैर देखा ही था, नो डाउट। और अगला हमारा क्वेश्चन क्या रहेगा, हरियाणा में प्रत्येक 10 लाख लोगों पर कितने लोगों की कोरोना जांच हो रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। हरियाणा के अंदर प्रेजेंट में देखा जाए तो 56,000 लोगों की जो है जांच हो रही है, टेस्टिंग हो रही है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 1820 मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। हरियाणा की रिकवरी रेट बहुत अच्छी है और यहाँ पे 25 लोगों की मौत भी हुई है। हर एक 10 लाख लोगों पे 56,473 लोगों की जो है कोरोना की जांच हो रही है। हरियाणा के अंदर पॉजिटिव रेट है 6.20। कोरोना का रिकवरी रेट कितना है भाई, 77.58। और अब केस डबल हो रहे हैं, 29 दिनों के अंदर डबल हो रहे हैं, ये भी बात आप याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं तो हरियाणा में 1979 से 1984 तक रहे शिक्षा मंत्री स्वामी अग्निवेश का हाल ही में निधन हो गया है। कितने वर्ष की उम्र में निधन हुआ है इनका, 81 साल की उम्र में निधन हुआ है प्यारे बच्चों इनका। 12 मार्च 1968 को जो है देश भर में मुख्यालय कार्यालय की शुरुआत की थी आर्य समाज के तौर पे। इन्होंने आर्य समाज का कार्यालय इन्होंने ही खोला था सबसे पहले हरियाणा में, और उन्होंने आर्य समाज युवा संगठन की शुरुआत करते हुए अप्रैल 1970 में संन्यास धारण कर आर्य समाज ग्रहण किया था, और 1979 से 1984 तक हरियाणा के शिक्षा मंत्री रहे थे। और रोहतक की धरती पे उनका जिंदगी का एक लास्ट बहुत बड़ा प्रोग्राम भी हुआ था। 12 मार्च 2019 को आर्य समाज युवा संगठन के 50 वर्ष पूरे होने पर जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। लास्ट टाइम कहेंगे, वैसे तेलुगु से संबंधित थे लेकिन ये हरियाणा में रह के हरियाणा को काफ़ी पसंद करने लग गए थे, और ये मानते थे कि हरियाणा के जो लोग होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं, किसी बात को कहने में कभी झिझकते नहीं है, मुंह पे ही बोल देते हैं, ठीक है। और अपना जीवन ज़्यादातर इन्होंने हरियाणा के रोहतक जिले में ही बिताया था, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं, यही है अग्निवेश महाराज। इतने ही थे आज के करंट अफेयर। आपके लिए क्वेश्चन है कि हरियाणा के किस शास्त्रीय गायक के नाम पर सौर मंडल में मंगल और बृहस्पति के बीच एक छोटे से ग्रह का नाम रखा जाएगा। पंडित भीमसेन, उदय भानुहंस, विवेक चौधरी, पंडित जसराज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। आज के करंट अफेयर इतने ही है। कैसा लगा आपको वीडियो, ये माफ करिएगा थोड़ा से क्वालिटी में अप एंड डाउन होगा, लेकिन यकीनन आपको चीज़ें समझ आई होगी। धन्यवाद।